कभी अपराधी इतनी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि उसे पूरा यकीन होता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन शायद वह भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसकी सजा उसे एक न एक दिन जरूर मिलता है। और जब इसका असलियत खुलकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इस घटना को अंजाम कैसे कोई दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो घटना है आपको सचमुच हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का ही एक इलाका आता है अशोकनगर। और इसी अशोकनगर का रहने वाला सौरभ जव जिसकी उम्र 37 साल के आसपास होती है। सौरभ के परिवार में उसकी पत्नी, जिनका नाम रचना होता है, रचना की उम्र 27 साल के आसपास होती है। सौरभ का एक 8 साल का बेटा भी होता है। सौरभ अपने परिवार के अलावा अपने माँ और अपने भाई के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सौरभ की शादी को लगभग 9-10 साल बीत चुके होते हैं। उसकी जो पत्नी थी रचना, वो भी अपने पति के साथ बेहद खुश थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पत्नी बेहद सुंदर थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का समय आता है 2020 में, रचना की दोस्ती एक फेसबुक के जरिए एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है रूपेश भार्गव, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, जो विदिशा के फटौली का रहने वाला होता है। उससे मोबाइल पर फेसबुक के जरिए चैटिंग करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन ये सिलसिला चलता है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलने का अपना वादा करते हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों की नज़रें एक साथ मिलती है, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है तो जो रूपेश भार्गव होता है वो रचना से कहता है कि उसका विदिशा में बहुत ही उसके पिता का इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। दरअसल वो अपने आप को बहुत अमीर बताता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद फिर दोनों मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते उन लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जो रूपेश रहता है अक्सर रचना के घर आने जाने लगता है, और जब रचना के घर आता है तो रचना भी अपने परिवार से पूरी सच्चाई नहीं बताती है और ये बताती है कि मेरा मुंहबोला भाई है। रूपेश भी रचना का जो बेटा था 8 साल का, वो उसको मामा कहता था। और जब उसके परिवार को लोग को पता चलती है कि इसका भाई है, तो उसकी सास और देवर, चाहे उसका पति, उसके अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं। ऐसे ही समय निकलता जाता है। अब तो रूपेश हमेशा रचना के घर आता है, और रचना के घर आने से अक्सर उसके घर आता तो मुंहबोला भाई ही बताती थी, किसी को किस पर शक नहीं था। फिर अपने ही घर में उसके साथ अवैध संबंध भी बनाने लगती है। उसका जो पति होता है वो तो अपनी पत्नी पर विश्वास कर लेता है, लेकिन रचना अपने पति को धोखा देने लगती है। लेकिन ये समय ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। एक दिन जब उसका पति जो कि सौरभ अपने काम से अपने घर आता है, तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होता है। वो रूपेश को मारता, डांटता है, फटकारता है। रूपेश तो मौका देखकर घर से निकल जाता है, लेकिन अपनी पत्नी रचना को भी बहुत ही मारता है। इसके बाद रचना अपना तिरछा चरित्र दिखाते हुए अपने पति का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद उसका जो पति होता है सौरभ, सब कुछ भूलकर अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। लेकिन जो रचना होती है मानने वाली नहीं होती है, माफ़ी तो मांग लेती है, लेकिन वो अक्सर रूपेश से बातचीत करने लगती है। जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, कुछ और महीने का समय बीतता है। एक दिन रचना अपने 8 साल के बेटे के साथ घर से निकल जाती है, और जहाँ का रहने वाला होता है रूपेश, जो कि विदिशा के फटौली का गांव का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है, उसी के साथ उसके यहाँ चली जाती है रहने के लिए, और वहाँ पर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। जैसे ही 1-2 महीने का समय बीतता है, अब रूपेश और रचना को ये एहसास होने लगता है कि सौरभ उसे चैन से रहने नहीं देगा। इसके बाद रचना एक प्लान बनाती है, और प्लान के मुताबिक जे ही 2 महीने का समय बीतता है, वो अपने पति सौरभ को कॉल करती है, और कॉल करके कहती है कि मुझे
रुपेश के असलियत के बारे में पता नहीं चला था। ये अच्छा इंसान नहीं है। मैं अपने बेटे को लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें करती है जिससे कि सौरभ अपनी पत्नी की गलती को माफ़ कर देता है और वहाँ पर जाकर अपने बेटे और पत्नी को अपने घर ला लेता है। और घर लाने के बाद अब कुछ अच्छा सा पूरा परिवार अच्छे तरीके से रहने लगता है। सौरभ भी अपनी पत्नी की गलतियों को भुला देता है और उसे प्यार के साथ रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो रचना होती है, 1-2 महीने का समय बीतता है तो घर में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर क्लेश करने लगती है और अपने पति को यह जताने लगती है कि उसकी माँ और उसका छोटा भाई अच्छा इंसान नहीं है। फिर जो सौरभ धीरे धीरे अपने माँ और जो उसका भाई होता है उसे थोड़ी नफरत करने लगता है। अब रचना को एहसास हो जाता है कि नफरत करने लगा है तो उससे अलग हो जाता है, अपने परिवार से अलग हो जाता है। इसके बाद रचना अपने पति को लेकर एक किराए के कमरे में रहने लगती है। जब किराए के कमरे में रहने लगती है तो थोड़ा कुछ भी उसके पास ज़मीन होता है, उसके पति सौरभ के पास, वो सौरभ उस ज़मीन को 11.5 लाख रुपए में बेच देता है। जब 11.5 लाख रुपए में उस ज़मीन को बेचता है तो रचना उस पैसे को अपने नाम करवा लेती है। जब अपने नाम करवा लेती है, कुछ दिन और समय बीतता है। इसके बाद एक दिन सौरभ का एक हाथ टूट जाता है। जब एक हाथ टूटता है तो अब तो रचना का मौका मिल जाता है। जब वो उसका हाथ टूटता है तो कहती है कि चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट भोपाल में करवा देती हूँ। इसके बाद सौरभ भी अपनी पत्नी की बातों को विश्वास कर लेता है। फिर उसको लेकर भोपाल के लिए निकल पड़ती है। जब भोपाल के लिए निकलती है तो जो 31 मार्च 2022 को अपने पति को लेकर भोपाल के लिए निकलती है तो विदिशा के जो शमशाबाद है वहाँ पर उसको अपने जो उसका जो प्रेमी होता है रुपेश को वहाँ पर बुला लेती है। और बुलाने के बाद इसी शमशाबाद के पेलुआ एक गांव होता है, वहाँ के गांव के एक जंगल में एक झाड़ी जैसा रहता है, वहाँ पर अपने पति को ले जाती है और कुछ भारी चीज़ से अपने पति के सिर पर मार देती है जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर उसके लाश को वहीं पर छोड़कर रचना और जो रुपेश होता है वो और उसका जो 8 साल का बेटा होता है उसको लेकर फिर रुपेश के यहाँ जाकर रहने लगती है। जब रुपेश के यहाँ जाकर रहने लगती है तो 6 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन वो अपने गांव आती है जहाँ पर उसका जो बेटा होता है वो पहले से पढ़ रहा होता है, उसका टीसी लेने के लिए, क्योंकि उसके अपने बेटे का एडमिशन कराना होता है जहाँ पर वो रहती है। जब उसका टीसी लेने के लिए गाँव आती है, उसी अशोक नगर इलाके में आती है तो स्कूल में जाती है तो टीसी मांगती है। तो जो उस स्कूल की जो शिक्षिका होती है वो कहती है कि इसके पिताजी कहाँ हैं, तो बताती है कि मेरे पति को तो लगभग 6 महीने पहले ही उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब मौत के बारे में बताती है तो शिक्षिका बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। कहती कि ठीक है, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पहले लेकर आओ, तब जाके टीसी मिलेगी। इसके बाद तो जो रचना है अपने घर चली जाती है, लेकिन जो शिक्षिका रहती है वो सौरभ को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि सौरभ के घर के बगल में ही रहने वाली होती है। फिर जब अपने घर आती है तो सौरभ का भाई विनीत और उसकी माँ से कहती है कि आज रचना स्कूल में आई थी और वो टीसी मांग रही थी। जब मैंने सौरभ के बारे में पूछी तो बता रही थी कि उसका तो 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, वो अब इस दुनिया से चले गए हैं। जब इसकी ये बात विनीत और उसकी माँ सुनते हैं तो उसको थोड़ा शक होता है, हैरान और परेशान होते हैं, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं है। जब दूसरे दिन रचना स्कूल में टीसी लेने के लिए आती है तो इससे पहले सौरभ के भाई और उसकी माँ और उसके कुछ जान पहचान के लोग होते हैं थाने में जाते हैं और थाने में जाकर कहते हैं कि साहब मेरा भाई 6 महीने से लापता है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। और जब मैंने अपनी भाभी से इसके बारे में पूछताछ की तो वो बताती है कि वो 6 महीने पहले उनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे शक हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भाई की मौत नहीं हुई है, बल्कि मेरी भाभी और उसका जो प्रेमी है रुपेश, इन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या की है। जब पुलिस को पूरी बात बताते हैं तो पुलिस उसकी मुकदमा दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद सीधा आती है रचना से पूछताछ करने के लिए। जब रचना से पूछताछ करती है तो रचना भी पुलिस से वही बात बताती है कि मेरे पति के 6 महीने पहले उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, कि इसी अशोक नगर के शमशान घाट पर मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है।
जब यह बात बताती है तो पुलिस अशोकनगर के शमशान घाट पर जाकर रजिस्टर चेक करती है, तो उसमें पता चलता है कि वहां पर कोई भी सौरभ जय नाम का कोई भी आदमी नहीं है। इसके बाद पुलिस फिर आती है और फिर रचना को अपने हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, और साथ में जो उसका प्रेमी होता है रुपेश, उसको भी अपने हिरासत में लेती है। और जब पूरी तरह से पूछताछ करती है तो पूरी बात रचना बताती है कि कैसे वो अपनी पति को इलाज कराने के बहाने भोपाल ले गई, और भोपाल में विदिशा के शमशाबाद में जब जाती है तो वहाँ पर उसी शमशाबाद के एक पेलुआ गाँव होता है, वहाँ के घने जंगल में जाकर अपने पति की हत्या, दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं और उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देते हैं। जब पूरी बात बता देती है रचना पुलिस वालों से, तो पुलिस भी विदिशा के जो पुलिस है उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि फरवरी के महीने में क्या आपको कोई लवारिश लाश मिली थी। इस पर वहाँ की जो पुलिस होती है बताती है कि हाँ, फरवरी के महीने में एक लवारिश आदमी की लाश मिली है। जब इसके परिवार वाले वहां पर जाते हैं, उस थाने में जाते हैं, तो वहां की जो पुलिस होती है उस व्यक्ति का फोटो दिखाती है, सौरभ जय का फोटो दिखाती है। तो उसका जो भाई होता है विनीत अपने भाई की फोटो को देखकर पहचान लेता है और फुट फुट कर रोने लगता है, कहता है कि यही मेरा भाई था। अब इससे हत्या का खुलासा हो जाता है, इस घटना का खुलासा हो जाता है कि कैसे सौरभ जय था उसको मारा गया था। इसके बाद पुलिस रचना और उसका जो प्रेमी होता है रुपेश अपने कस्टडी में ले लेती है और उनको जिला न्यायालय भेजा जाता है, जिस तहत उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोनों आज अपनी करनी की सजा को भुगत रहे हैं और जो उनका एक 8 साल का बेटा है वो इस समय अपने ननिहाल में रह रहा है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी बता दूं कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर शेयर करिए, ताकि मैं अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।